यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन एवं आज की जो सेमिनार है उसके सभी पदाधिकारीगण और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। उनकी एक कृति गीतांजलि की एक कविता, गीतांजलि जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में, उसकी एक कविता का पाठ करके मैं अपनी श्रद्धांजलि का हृदय प्रेषित करूंगा, फिर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखूंगा। Where the mind is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken into the fragments of narrow domestic walls, where the words come out from the depth of its truth, where the knowledge is free, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear ocean of reason has not lost its way into the daily desert sand of that thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake, let my country awake. बंधुओं, उसके संबंध में बोलना चाहूंगा। देखिए, गुरुदेव की जो चित्रकला थी वो हमारी जो पारंपरिक चित्रकला है उससे बिल्कुल हटती उनकी चित्रकला थी। उनकी चित्रकला आधुनिक चित्रकला थी और आप लोग सब जानते हैं कि आधुनिक चित्रकला जो है ये अपने आप में बिल्कुल अलग विधा है। तो जो हमारी पारंपरिक कला थी, जो जिसे श्रृंगारिक ऑर्नामेंटल, और उस कला से बिल्कुल विपरीत गुरुदेव ने एक क्रांतिकारी रूप में अपने चित्रों का निर्माण किया और आधुनिक कला से वो प्रेरित रहे। आधुनिक कला आप लोगों के लिए, सबके लिए एक रहस्य है। आज के युग में भी आधुनिक कला के बारे में लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आती। आधुनिक कला के बारे में बड़े चुटकुले भी फैले हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि फ्रांस में एक होटल है मुलारोस, और उस होटल में बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े साहित्यकार गया और वो टमाटो सॉस की बोतल दीवार में जाके टकराई एंड इट मेड ए ह्यूज रेड पैच। वहां पर एक बड़ा सुंदर वर्मिलियन रंग का एक पैच बन गया। अब आधुनिक कला के अप्रिशिएटर, मॉडर्न आर्ट के, वो एंटर हुए और उन्होंने देखा वो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हियर ऑन द वॉल, और वो एकदम से मैनेजर के पास गया, बोले देखिए क्या सुंदर चित्रकला आपने दीवार पे लगा रखी है। हमको घबराया, बड़ा पैच लगा हुआ था एंड पीपल वर अप्रिशिएटिंग, उसको खूब तारीफ कर रहे थे। उसने कहा, दूसरे दिन उसने उसको फ्रेम लगाया, कुछ केमिकल्स लगा के उसको परमानेंट कर दिया। तो आधुनिक कला के ऐसे बहुत सारे उसके चुटकुले बन गए, पर वास्तव में बंधुओं मैं बताऊं कि आधुनिक कला अपने आप में एक अलग विधा है। रवींद्रनाथ टैगोर ने एक अपनी तूलिका को बहुत दूसरे रूप में मोड़ा। उनकी कला मौलिक है
और जो मौलिक कला होती है उसका एक अपना अलग स्थान रहता है। पिकासो का नाम आपने सुना होगा। मरते मरते पिकासो कह गया कि आई कुड पेंट लाइक ए चाइल्ड, मैं बच्चे के समान पेंट कर सकता। क्या मतलब हुआ? बच्चा जो है कहीं से कोई चीज ओढ़े हुए नहीं रहता, यहाँ से वहां से वो जो चित्र बनाता है उसका स्वयं का होता है मौलिक। एक गोल बना दिया, नीचे एक डंडा खींच दिया और उसको वैसा लगा दिया, पक्षी बैठा दिए, पेड़ का चित्र हो गया, बड़ा मौलिक है। और तो इसी तरह से टैगोर की जो चित्रकला है वह अपने आप में बिल्कुल अलग और बड़ी मौलिक रही है, इसलिए नहीं किया। और वो कहने लगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार थे ही नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊं कि उनकी चित्रकला के बारे में। मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महानतम चित्रकारों की कोई डिब्बी का भी चित्र नहीं बना सकते थे, माचिस की डिब्बी का। किंतु यह सत्य तो यह है कि ये वे आलोचक थे जिन्होंने अपना सारा जीवन एक माचिस की डिब्बी बनाने में नष्ट कर दिया। इन लोगों को ना तो भाव है, ना सूझबूझ है और ना ही परिकल्पना करने की विनम्रता जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस नए माध्यम के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की। ये लोग आधुनिक कला के उद्देश्यों एवं समस्याओं से भी परिचित नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सदा यथार्थ से अधिक यथार्थ बनने का एक वास्तविक वस्तु से उसके अनिवार्य स्वरूप को उभार कर निकालने का प्रयास किया। अब देखिए आप, जो रियल होता है, अरे वो तो बड़े भारी जीनियस, उनकी जो प्रतिभा थी, आप जैसा किसी को देखते हैं वो बाहर का दृश्य, पर उसके अंदर क्या है उसको उभार कर उन्होंने अपने चित्रों पर रखा। तो वो कहते हैं कि यथार्थ से अधिक यथार्थ, अति यथार्थ बनने का एक वास्तविक वस्तु से उसके अनिवार्य स्वरूप को उभार कर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने साहित्यिक एवं भावनात्मक तत्वों से स्वयं को एकदम अलग रखा और चित्र को पूरी तरह से उसके न्याय संगत तत्वों के ऊपर आधारित किया। अपनी समस्त सुंदरता सहित रंग विधान, विविधता और विरोधाभास, रेखा और चित्र क्षेत्र का विश्लेषण उनकी समृद्धि और भावनात्मक मूल्य को स्थापित किया। उन्होंने चित्रकला को साहित्यिक बैसाखियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। हमें रविन्द्रनाथ के रूप में ऐसा कलाकार मिलता है जिसने बड़ी चेतना से काव्यात्मक विषय, सुंदर मुख, आकर्षक शरीर, प्राकृतिक दृश्यों को अनुकरण को नकार दिया और उसके स्थान पर सामान्य, गैर सुंदर और यहाँ तक कि बदसूरत विषय, साधारण असुंदर मुख और अनाकर्षक शरीर और अस्वस्थ तथा गंदगी से भरे भयावह दृश्यों को अपनी तूलिका से उन्होंने चित्रित किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी तूलिका के एक प्रहार से भारत की चित्रकला को इसकी अलग थलग स्थिति से निकालकर उसकी रोजमर्रा के जीवन की बाहों में ढकेल दिया। अब आप देखिए कि हम लोगों की जो धारणा है सुंदर क्या है, बड़े सुंदर नाक नक्श हो, सुराई सरी की गर्दन हो, लोटिफाइड आईज हो, इस तरह की। उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया। सुंदरता की विभिन्न परिभाषाएं हैं। सुंदर क्या है? सुंदर की विभिन्न, किसे सुंदर कहेंगे आप? आज देखिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है कि जो भी सत्य है वही सुंदर, और उसको चित्रित किया। वो तो बड़े भारी दार्शनिक थे। अब देखिए आप कि हम लोग को मैगजीन में आप देखते हैं महिलाओं को चित्र पर मुख पृष्ठ पर छापते हैं, बड़े भव्य चित्र छापते हैं। बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का महिला, और उनको सुंदर के रूप में। महिला जो सुंदर है वास्तविक, उसका जो अंतर मन है, जो उसकी ममता है, जो उसका स्नेह है, जो उसकी करुणा है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखिए मुर्गी को देखिए,
मुर्गा जो है, आप जरा उसकी सुंदरता निहारिए, उसके वो लटका हुआ है चेहरे पर, उसके ऊपर वो मुकुट है और उसके ऊपर जो पंख वगैरह निकले हैं, कितना सुंदर मुर्गा और मुर्गी छोटी सी है। आप पुरुष को देखिए जो वेट लिफ्टिंग वो करता है, जब वो खड़ा हो गया फिर मछलियां उसके यहाँ पर तैरती हैं, क्या सुंदर दिखाई पड़ता है। आप नाग को देखिए, सर जब वो फुफकारता है, काला खड़ा होता है, उसकी सुंदरता देखते ही बनती नागिन छोटी सी। अब देखिए आप, ये सौंदर्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं। सुंदर आप किसको कहेंगे? आप सुंदर किसको कहेंगे? आप देखिए कि लोग कहते हैं यार ये काला है, बदसूरत है, ये काला, काले को हम लोग मानते हैं कि अरे काला जो है ये अशुभ है कोई है। मगर आप जरा विचार करिए, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं कि पक्षियों में काली कोयल है, ये बतख है, मगर जो काली कोयल है कितना सुंदर गाती। काला नाग हो, उसके सिर पर मणि निकलता है काला। काला जो है वो काली गाय का दूध बड़ा फेमस, काले घोड़े की नाल, क्यों? काले का देखिए आप कितना महत्व है, क्यों है महत्व? काले राम थे, काले कृष्ण थे, काले महादेव थे, कृष्ण की कमरिया काली थी, शनिदेव काले हैं, और आज अमेरिका में काली चमड़ी के लोग छाए हुए हैं। सारे आप देखिए कि जो संगीत में और साहित्य में काले ब्लैक होल्स, रहस्यमय काले ब्लैक होल्स का आप रहस्य जरा जानिए। तारे टूट के ब्लैक होल्स में जाते हैं, दूसरी ओर रिनोवेट होकर निकलते हैं, कई कई तरह की धारणाएं हैं। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो यहाँ विराजमान है, काली लड़की से जरूर शादी करिए। ऐसा नहीं, गोरी लड़की सब बच्चे गोरा रंग होता, गोरा होता। अरे काले में जो गुण है, काले में जो गुण है उनको जरा सोचिए तो उसके बारे में। काली भाई जो है बहुत अच्छा खाना बना के देगी, उसके जो गुण है वो, एक्सक्यूज मी, जो गोरे लोग हैं वो तो बहुत ही, कई लोग वो ऐसा वो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ तो हमारी जो मान्यताएं हैं सौंदर्य की, वो मान्यता ये है सुंदर। अरे व्हाट इज सुंदर? विच इज, जो आप हैंडसम इज दैट हु हैंडसम डज। सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। सुंदरता की विभिन्न परिभाषाएं हैं। तो टैगोर ने जो सुंदर बदसूरत चेहरों को उन्होंने पेंट किया, वो सुंदर है। संसार में सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक एक तिनका जो है सब सुंदर है, ईश्वर का बनाया हुआ। आज आप बताइए कि रेल में एक आदमी करता है, मैं वहां से निकल रहा था कार में, ड्राइवर ने कहा सर एक मिनट रोका, मैंने कहा क्यों? बोले सर देखिए आप शास्त्री ब्रिज पे वो खड़ा हो गया, जाके कटे हुए लोग उसको देख रहा हूं, जिसकी गर्दन अलग है, हाथ कटा हुआ, भीड़ लगी हुई, लोग देख रहे हैं। क्यों? विभत्स भी एक रस है परमात्मा के। तो टैगोर ने जो चित्र बनाए हैं वो ऐसे ही चित्र बनाए, रिपोर्ट कर दिया उन्होंने। हमारी जो चित्रकला थी, जो हमारा पारंपरिक कला थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने चित्र बनाए। और जो रेखाएं कविता लिखते थे उसमें एक प्रकार से भारत की चित्रकला को इसकी अलग थलग स्थिति से निकालकर उसकी रोजमर्रा जीवन की बाहों में ढकेल दिया। यह करने के बाद उन्होंने इसके छिपे हुए स्वरूप महान अन्वेषण शुरू किए। हमारे देश के गिने चुने कलाकार ने ही शायद कभी इतने साहस से ऐसी क्रांतिकारी यात्रा की हो। इस दृष्टि से यह और भी आश्चर्यजनक है जब उन्होंने 70 चित्र यात्रा का शुभारंभ किया। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी साहित्यिक रचनाओं में रविंद्रनाथ कभी भी निचले हिस्सों में नहीं गए। इसलिए 1920 या उसके बाद की उनकी कहानियां, विशेषकर उपन्यास, एक प्रकार की उद्देश्यहीनता से ग्रस्त हैं।
वर्मा ने भी चित्र बनाए हैं। तो उन्होंने पूर्व के सपाट और द्वयामी चित्रों की परंपरा को, इसके समृद्ध अलंकृत आकलन को, इसकी सुदृढ़ रेखा को, रंग विधान की ऊष्मा को, उसके भावनापूर्ण अलंकृत मूल्यों को विरासत में प्राप्त किया। उन्होंने बड़ी कोमलता से रंग और रेखा के पुराने और परंपरागत प्रयोगों को ठुकरा दिया और बगल में सफेद जो जगह है उसको छोड़ दिया। सफेद कागज का जो सफेद है वो उन्होंने छोड़ा और रंग के ऊपर रंग लगाया और एक अद्भुत वो क्रिएट किया, एक लयात्मकता वहां जागृत की। बहुत एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने रंगों को लेकर। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रंग के प्रयोग का वस्तुतः उसी रूप में उपयोग किया। लंबे अरसे से भारतीय कलाकार ये जानते थे कि चित्रकार को जो रंग उपलब्ध होते हैं वे नैसर्गिक प्रकाश और रंग की होड़ नहीं कर सकते। यह ऐसा विषय था जो 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय कलाकार नहीं समझ पाए। अब ये रंगों के बारे में काफी मैंने लिखा है। ये छोड़ दी जो रंग के परतों के बीच से हठात उभरी हुई एक अजीब स्पंदन दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार उन्होंने रंगों को उचित स्थान दिया। यदि हम याद रखें कि रविंद्रनाथ ने वस्तुतः 1928 के अंत में चित्रकारी शुरू की और 1940 में उसे समाप्त कर दिया, तो हम उस उग्रतम लालसा को समझ सका। घनीभूत होता हुआ संकट उनके अधिक समय की मांग करता रहा। उनके अनेक चित्र अधूरे ही रह गए। सत्तर वर्ष की उम्र में वे ख्याति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके थे। उन्हें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे उस समय भी प्राय धार्मिक निष्ठा से प्रतिदिन 12 से 13 घंटे तक लिखते थे। 12 से 13 घंटे लिखते थे और उसके बावजूद उन्होंने एक युवक के समस्त उत्साह से चित्रकारी के लिए अकल्पनीय है कि उनके जैसा विनम्र और सहज कलाकार जो सदा सर्वोच्च रचनाओं को ही प्रस्तुत करने के प्रयास में लगा रहता था, अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाना उस स्थिति में उचित समझता यदि वह इस बात से आश्वस्त न होता कि अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ये मूल्यवान हैं। जो कुछ कहना चाहते हैं ये चित्र उसे अभिव्यक्ति देने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार उनकी चित्रकारी की हमारे देश में उपेक्षा हुई है, उन्हें ऐसे उत्साही लोगों से भी यह क्षति हुई है जो केवल एक चित्रकार के रूप में ही उन्हें महान स्वीकार करने को तैयार थे। मानो उनकी कविता, उनका संगीत, उनके उपन्यास और कहानियां, उनके निबंधों की बड़ी संख्या एक मामूली उपलब्धि रही हो जिसकी तुलना उनके चित्रों से किसी भी प्रकार न की जा सकती हो। ऐसे किसी भी मत को जल्दबाजी अथवा विवेकहीनता से दिया गया वक्तव्य भी कहा जाएगा। उन्होंने चित्रकला के बारे में अपने अग्रज ज्योतिन्द्रनाथ से बहुत कुछ सीखा, जो एक बड़े रेखा चित्रकार थे और उनके गुरु थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भतीजे अवनींद्रनाथ से भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब वे चित्रकारी में अत्यधिक सक्रियता से लगे थे, कविता उनका प्रथम और प्रमुख कार्य था। अब देखिए गुरुदेव ने स्वयं अपनी चित्रकला के बारे में क्या कहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा और सुनाना चाहूंगा। उनके क्या विचार थे, ये तो मैंने उनके चित्रकला के बारे में आपको बताया। अब गुरुदेव स्वयं अपनी चित्रकला के बारे में क्या कहते हैं उसको जरा सुनिए संक्षेप में। मैं जो रेखाएं खींचता हूं, उन रेखाओं के इंद्रजाल ने मुझे पूरा बांध लिया है। रेखाओं के इंद्रजाल ने मुझे पूरा बांध लिया है। चित्रकला मन को जो इतना आकर्षित करती है, इसका प्रधान कारण है उसकी अभावनीयता। ये बड़ा जरा थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। भावहीनता नहीं, अभावहीनता।
कविता का विषय शुरू से ही मन में आता है। अब देखिए कविता और चित्रकला का उन्होंने अंतर समझाया है कि कविता कैसे प्रस्फुटित होती है और चित्रकला कैसे प्रस्फुटित होती है। तो उन्होंने कहा कि कविता का विषय शुरू से ही मन में आता है और उसके बाद जिस प्रकार शिव की जटा से गोमुखी होकर गंगा उतरती है, उसी प्रकार काव्य का झरना कलम की नोक पर अपने तट की रचना करता है और छंद प्रभावित होते रहते हैं। जिस प्रकार शिव की जटा से गंगा निकलती है, इस प्रकार भाव मन में पहले उठते हैं और भाव के कारण भाव आने के बाद अपनी लेखनी से वो कविता प्रस्फुटित होती है। किंतु अब देखिए चित्र उल्टा है। किंतु जब मैं चित्र बनाने की चेष्टा करता हूं तो उसकी प्रणाली ठीक उल्टी है। कलम की नोक पर पहले रेखाओं का आभास दिखाई पड़ता है। अभी भाव नहीं, जो अभावनीयता की बात कर रहा था, भाव नहीं है। उन्होंने कलम उठाई, वो कलम की नोक रखी, तो चित्र बनाने की चीज उसकी प्रणाली, कलम की नोक पर पहले रेखाओं का आभास दिखाई पड़ता है और फिर वह जितनी भी आकृतियां धारण करती है उतना ही मस्तिष्क में पहुंचता है। वहां से शुरू होती है चित्रकला। इस रूप सृष्टि के विस्मय से मन पागल होने के लिए केवल चित्रों की फसल उगाता, केवल चित्र बनाता। ये टैगोर ने अपने चित्रों के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैंने संक्षेप में आपको सुनाया। अब रविंद्रनाथ का जो सौंदर्य का पक्ष है, चित्रों में जो सौंदर्य है, ये थोड़ा सा गूढ़ है, आध्यात्मिक है, दर्शन पर आधारित है। आप लोगों को इसको भी थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। उसके बाद आप लोगों के जो आपकी जो आपकी सेमिनार है उससे संबंधित ग्रामीण जो आपकी कृषि है और जो अन्न है उसके बारे में टैगोर के क्या विचार हैं, और जो रूरल कंस्ट्रक्शन आपका जो विषय है, ग्रामीण पुनर्निर्माण, उसके बारे में मैंने यहाँ वहां से काफी जानकारियां प्राप्त की हैं कि गुरुदेव का कंट्रीब्यूशन क्या था। 100 वर्ष पहले उन्होंने जो सोचा और जो गांव के लिए किया, आज वो अक्षरतः सत्य प्रतीत हो रहा है। ये मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या क्या उन्होंने गांव के लिए किया है और क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सौंदर्य पक्ष का कि उनके चित्रों में सौंदर्य किस प्रकार है। थोड़ा सा दार्शनिक है, जरा सा थोड़ा सा और गंभीरता के साथ आप इसको जरा सुनिएगा, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि सभी वस्तुएं आनंद से ही बनती हैं, आनंद मुख्य है और पोषित होती हैं। निर्माण के सिद्धांत को समझने के पहले सुंदर असुंदर का भेद सहायक होता है। परस्पर विरोधी रंगों का भेद ही हमें सुंदर लगता है। सौंदर्य की पृथक अनुभूति गहरे रंगों से होती है। चित्र विचित्र रंगों की चमक दमक, जुदा जुदा रंगों के पंखों की झलक हमारे मन को मोह लेती है और इन रंगों से परिचय बढ़ने के साथ यह विविधता नष्ट हो जाती है और उन रंगों की परस्पर अनुकूलता, एक रसता हमारे सौंदर्य प्रिय मन को अच्छी लगने लगती है। पहले हम सुंदर करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसा मैंने बताया था, सत्य के बोध द्वारा ही हम प्राकृतिक नियमों को जान पाते हैं और जब हम अपने सत्य के बीच समस्त को अमर सत्य के रूप में देखते हैं तो हम स्वयं सत्य बन जाते हैं और हम अपने सत्य के द्वारा सकल सत्य के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सौंदर्य का काफी कुछ मैंने लिखा है। अब आप इससे थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको वहां ले चलता हूं कि गांव के बारे में और कृषि के बारे में और अन्न के बारे में आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। अन्न के बारे में, पृथ्वी हमें जो अन्न देती है उससे हमारा पेट ही नहीं भरता। अन्न से सिर्फ पेट ही नहीं भरता, हमारी आंखें भी तृप्त होती हैं। खाना खा लिया सिर्फ यही नहीं है अन्न से हमारी आंखें भी तृप्त होती हैं, मन संतुष्ट होता है। दिगंत तक फैली हुई सुनहरी फसल आकाश में प्रसारित स्वर्ण राग में अपना सुर मिलाती है। फसल को देखिए आप लहलहाती। इस रूप को देखकर मनुष्य केवल भोजन की ही बात नहीं सोचता। जो रूप फसल की देखता सिर्फ भोजन की ही बात नहीं सोचता, बल्कि वह उत्सव का आयोजन करता है।
फसल काटने के बाद उत्सव आनंद का अनुभव करता है। धरती के अन्न भंडार से हम केवल क्षुधा शांति की ही आशा नहीं करते, उसमें सौंदर्य का अमृत है। अन्न में सौंदर्य का अमृत है। वृक्ष में लगे फल हमें पुकारते हैं, वृक्ष में जो फल है वो हमें पुकारते हैं, केवल पौष्टिक अन्न पिंड बनकर नहीं, रूप रस गंध वर्ण लेकर। इससे हिंसा की प्रेरणा नहीं मिलती, यह सौहार्द की पुकार है। पृथ्वी के अन्न की तरह मनुष्य का सौहार्द भी सुंदर है। अकेले अन्न खाने से केवल पेट भरता है, किंतु जब 5 जन मिलकर खाते हैं तो आत्मीयता का बोध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। घर में आप 5 लोग मिलकर अन्न को खाइए और अकेले खाइए। 5 लोग जब मिलकर खाते हैं तो आत्मीयता का बोध होता है। आपको मैं बताऊं कि कौवा जो होता है, जब कहीं उसको खाने का वो मिलता है तो काव 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 करके सबको बुला लेता है और तब खाता है। ये कौवे की विशेषता है, अकेला नहीं खाता। कहीं भी कोई मिलेगा कौवा काव काव करके सब कौवों को इकट्ठा करता फिर खाता है, मगर कुत्ता भौं भौं करके सबको भगा देता, अकेला खाता है। तो वहां आत्मीयता नहीं है। आत्मीयता कहाँ है? जब हम 10 लोग मिलकर थाली सुंदर होती। धरती के अन्न भंडार के प्रांगण में ही गांव बसते हैं। धरती के अन्न भंडार के प्रांगण में ही गांव बसे हैं और गांव के साथ साथ नगर का भी उद्भव होता है। जब पहले मनुष्य ने हल तैयार किया, जब पहले मनुष्य ने हल तैयार करके भूमि की उर्वरा शक्ति हुआ, बल्कि इतने दिनों तक उसके मन में जो बहुत से कहा अंधकार में पड़े थे, उनके आलोक का प्रवेश हुआ। जिस तरह मनुष्य ने एक हल बैल को, चरखा ताक को, तीर कमान को और पहिएदार वाहनों को ग्रहण किया, उन्हें अपनी जीवन यात्रा का अनुगत बनाया, वैसे ही आज आधुनिक यंत्रों को ग्रहण करना पड़ेगा। यंत्रों को प्रयोग में पिछड़े हुए लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। आज यंत्र की मदद से एक आदमी धनी है तो 1000 आदमी उसके नौकर हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि यंत्र द्वारा एक मनुष्य 1000 मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए यदि हम आधुनिक युग की शक्ति को ग्रहण कर सकें तभी हमारी रक्षा होगी। हमारे श्री निकेतन की यही वाणी है। गुरुदेव ने शांति निकेतन के साथ साथ श्री निकेतन की स्थापना की और श्री निकेतन जो था वो रूरल रिकंस्ट्रक्शन का एक केंद्र था। वहां से सारी योजनाएं बनती थी और कालीपत घोष जो थे वो उसके इंचार्ज बनाए उनको। वहां पे चरखा आता, नई तरह की खेती होती थी। उस जमाने में आप सोचिए, गुरुदेव ने विलायत से आलू खुलवाए थे, विलायती आलू उन्होंने वहां लगाए थे वो श्री निकेतन में, और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने प्रयोग किए थे उस जमाने में। तो श्री निकेतन शांति निकेतन से 2.5 किलोमीटर दूर स्थापना उन्होंने की है। कुटीर उद्योग के रूप में वहां पे चरखा, वहां पे वस्त्र बुने जाते थे तरह तरह के, जिससे लोगों को व्यवसाय मिल सके, किसानों को। तो इस तरह से उन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए शांति निकेतन की स्थापना की थी कि हमें ग्राम सुधार के हेतु गंभीरता से विचार का कार्य करना होगा। अब टैगोर कहते हैं, उन्होंने घटना सुनाई कि टैगोर एक दिन में किसी गांव में गया था। गांव सुधार में योगदान देने के लिए मैंने गांव के लोगों से पूछा कि उस दिन जब यहाँ पर आग लगी थी तो तुम लोग एक घर को भी क्यों नहीं बचा पाए? आग लगी और सारा गांव उसमें हो गया, क्यों न बचा पाए? उत्तर मिला कि हमारी किस्मत। गांव क्यों नहीं बचा पाए? जल गया तो लोग कहते हैं हमारी किस्मत। मैंने कहा किस्मत नहीं, कुएं का अभाव। अरे गांव में कुआं क्यों नहीं बना देते? उन्होंने जवाब दिया, मालिक चाहेंगे तो होगा, मालिक चाहेंगे तो कुआं खुदेगा। देखिए कितने भोले, कितने ना समझ गांव वाले, जिनके घर में दैवी इच्छा से आग लगती है। देवी की इच्छा थी तो आग लगी,
दैवी जिनके घर में देवी की इच्छा से आग लगती है, वे आग बुझाने के लिए पानी की जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर डालते हैं। किसी न किसी तरह जब इन्हें एक कर्ता मिल जाता है तभी इनकी रक्षा होती है। उन्हें एक आदमी चाहिए जो कर दे, वो कुछ नहीं करेंगे। इन्हें एक कर्ता मिल जाता है तभी इनकी रक्षा होती है। इनके भाग्य में चाहे जिस चीज का अभाव हो, कर्ता का अभाव बिल्कुल नहीं है। स्वयं कुछ नहीं करना चाहते, अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। इसलिए गांव का यदि उद्धार करना है तो लोगों को शिक्षित करना होगा। विज्ञान ने मनुष्य को महान शक्ति प्रदान की है। जब वह शक्ति सारे समाज की होकर काम करेगी तभी सतयुग का पदार्पण होगा। आज इसी परम युग का आह्वान मिला है। आज हमें मनुष्य से कहना है कि तुम्हारी यह शक्ति अक्षय हो, कर्म और धर्म के क्षेत्र में विजयी हो। मानवीय शक्ति के न्यूनतम विकास को गांव-गांव में लाना है। ग्राम इस शक्ति को आह्वान देकर अपने पास नहीं ला सका, इसलिए उनके जलाशय सूखे पड़े हैं। मलेरिया के प्रकोप से दुख शोक ने विनाश मूर्ति धारण कर रखी है। कायरता पूंजीभूत हो गई है और चारों ओर पराभव के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। पराभव की क्रांति से मनुष्य निर्जीव हो गया है, इसलिए उसे इतने अभाव सहने पड़ते हैं। वह कहता है मैं असमर्थ हूँ। शुष्क जलाशय से उजड़े खेत, शमशान भूमि की अंतहीन चिताओं से मानव के यही क्रंदनमय शब्द सुनाई पड़ते हैं। मैं असमर्थ हूँ, मैंने हार मान ली। इसलिए यदि हम आधुनिक युग की शक्ति को ग्रहण कर सकें तभी हमारी रक्षा होगी। विज्ञान का सत्य कोई भी पंडित कहीं भी आविष्कार करे, वह देश निरपेक्ष है, एक है। इसलिए उस सत्य के आविष्कार को सबको एक होने की सहायता मिलनी चाहिए। विज्ञान जहाँ भी सत्य है वहाँ वह सब देशों के लोगों को ऐक्य प्रदान करता है, लेकिन उस शक्ति का बंटवारा करके मनुष्य एक दूसरे से झगड़ा करता है। यह विरोध सत्य में या शक्ति में नहीं, हमारे चरित्र में है। जो असत्य है, दुर्बलता है, उसी में है। परमात्मा हम सब की शक्ति को शुभ बुद्धि द्वारा संयुक्त करेगा। अब अंत में जो आपका मुख्य विषय है मैं उस पर आता हूँ, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये मैंने कई जगह से जानकारियां इकट्ठी की हैं। आप लोग जरा इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये आपका विषय है और आपके इंटरेस्ट का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्राम सुधार, ग्राम पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या नहीं किया। आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि 100 साल पहले एक इतने वृद्ध पुरुष ने गांव के बारे में ये सोचा। जरा आप सुनिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक समृद्ध प्रतिष्ठित जमींदार परिवार था। टैगोर जब लगभग 30 वर्ष की उम्र के देखरेख का भार सौंपा गया। एक बड़ी भारी सेरेमनी होती थी जब आपको कोई भार सौंपा जाता था कि आपको ये देखना है इस मिल्कियत का। उसे कहते थे पुण्य, और पुण्य का बड़ा भारी उत्सव होता था जहां आपको ये सौंपा जाता था कि अब आपको देखरेख करना है। ये जो हमारे खेत हैं, जो हमारे गांव हैं, इनकी देखरेख टैगोर को उनका दायित्व सौंपा गया जब ये 30 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पुत्र रतीन्द्रनाथ प्रतिमा देवी चौधरी और अन्य सहयोगियों के साथ बहुत ही कुशलता से अपने दायित्व का निर्वाह किया। उन्होंने सजादपुर, कटक, सियादा आदि जो सूबे थे जो अब ईस्ट बंगाल में चले गए हैं, उन गांवों में स्वयं जाकर उन गांवों का पुनरुत्थान किया एवं अनेक आधुनिक नए प्रयोग खेती करने के गांव वालों को समझाए एवं अपना तन मन और धन से पूरा सहयोग दिया। उन्होंने गांव के प्राय मुस्लिम किसान, जो किसान थे वो प्राय मुस्लिम थे, जो इस बंगाल में चले गए हैं, प्राय मुस्लिम किसान अधिक थे। अतः उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें सूदखोरों की चुंगल से मुक्त किया।
और जो शाह लोग कर वसूल करते थे उनके शोषण से उन्हें बचाया और हिंदू मुस्लिम का भेद दूर किया। जो हिंदू किसान थे, मुस्लिम किसान थे, आपस में लड़ते थे, उस भेद को उन्होंने दूर किया। 1908 में उन्होंने शांति निकेतन से 2 किलोमीटर दूर श्री निकेतन की स्थापना की तथा श्री काली मोहन घोष को रूरल रिकंस्ट्रक्शन हेतु एक मिशन आरंभ करने हेतु श्री निकेतन के वोकेशनल ट्रेनिंग क्राफ्ट आदि की व्यवस्था करने का भार सौंपा। टैगोर का कहना था कि भारत देश का हृदय स्थल हमारे गांव है। भारत देश का जो हृदय है वे हमारे गांव है। टैगोर का नारा था, कहना था। उन्होंने किसानों के पास स्वयं जाकर उन्हें उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं आदि का ज्ञान दिया। शुगर केन मिल्क एवं सिल्क की उन्नत फसल के लिए अनेक प्रयोग किए, बहुत से प्रयोग किए उन्होंने ट्रैक्टर का उपयोग किया तथा एग्रीकल्चर साइंस की जो नई उपलब्धियां थी, एग्रीकल्चर साइंस की जो नई उपलब्धियां थी उनका भी प्रयोग खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। रूरल बैंक की स्थापना की, टैगोर ने रूरल बैंक की स्थापना की तथा किसानों को उपयुक्त दर पर ऋण दिलवाया। यह बैंक उन्होंने 20 साल तक चलाया, रूरल बैंक। और कॉटेज इंडस्ट्रीज की स्थापना की। गुरुदेव ने उस जमाने में कॉटेज इंडस्ट्रीज की स्थापना की और जिससे किसानों की गरीबी दूर हो सके। अच्छा, ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, आप जरा सुनिए गौर से। इसे कहलाता है, यह कहलाता है मंडल सिस्टम। मंडल सिस्टम की जो उन्होंने स्थापना की, ये अद्भुत है। मंडल सिस्टम उनके द्वारा संचालित सभी योजनाओं में एक क्रांतिकारी योजना थी। बिरहानपुर परगना को 5 मंडलों में बांटा था। उस परगना को उन्होंने 5 मंडलों में बांटा तथा कालीग्राम परगना को 3 मंडलों में बांटा। प्रत्येक मंडल में एक अध्यक्ष होता था। हर मंडल में एक अध्यक्ष होता था जो अपने मंडल के लोगों को काम सौंपता था। लोगों का काम था सड़कें सुधारना, पानी की लगातार पूर्ति होती रहे इसकी व्यवस्था करना, लोगों के झगड़े सुलझाना और जिससे कोर्ट कचहरी न जा सके, स्कूल खोलना, जंगली झाड़ियों को साफ करना तथा कुछ मात्रा में अनाज को गोदामों में जमा रखना। दुर्भिक्ष होता था वहां, तो कुछ मात्रा में अनाज को गोदामों में जमा करके रखना जिससे दुर्भिक्ष के समय काम आ सके। प्रत्येक मंडल में 4 प्रतिनिधि होते थे जिनमें से 2 हिंदू और 2 मुसलमान। हर मंडल में 4 प्रतिनिधि होते थे, 2 हिंदू और 2 मुसलमान रहते थे। इन सब कामों के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होती थी उसमें आधी रकम लोगों को स्वयं इकट्ठी करनी पड़ती थी। आधी रकम लोग स्वयं इकट्ठी करते थे और आधी रकम स्टेट के द्वारा दी जाती थी। आधी स्टेट देती थी, आधी ये लोग स्वयं एकत्र करते थे। इन सारे कामों का बजट मंडल को बनाना होता था तथा उसका सही लेन देन का हिसाब रखना पड़ता था। किंतु अंत में ये योजना असफल हो गई क्योंकि जो मुनीम थे उनके इंटरेस्ट मारे जा रहे थे, इसलिए ये सारी योजना उनकी असफल हुई। और तभी 25 साल में ये योजना चलती रही और इस योजना के बहुत से उनको वो बेनिफिट्स मिले। अंत में हिंदू किसानों की टैगोर ने कोऑपरेटिव फार्मिंग की कोशिश की। कोऑपरेटिव फार्मिंग, रशिया गए थे, वहां देख के आए थे, पर कोऑपरेटिव फार्मिंग भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। उसका कारण यह है कि लोगों में विश्वास नहीं था। टैगोर ने 1905 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उसमें उन्होंने कुछ धन अपने मित्रों से एकत्रित किया तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार में जो राशि मिली थी
वो धन भी बैंक में लगा दिया। टैगोर ने जो बैंक की स्थापना की, कुछ तो लोगों मित्रों से उधार लिया और नोबेल प्राइज जो उनको मिली थी उसका धन उसमें उन्होंने लगा दिया। इसका उद्देश्य था कि गरीब किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो, बैंक के सामान्य ब्याज पर ऋण दे सके तथा उस ऋण से अपना कोई धंधा कुटीर उद्योग के रूप में चलाए। इस प्रकार गरीब किसानों को कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए कई उन्होंने वो किए हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पीने का पानी, कुटीर उद्योग, वैज्ञानिक ढंग की खेती, ये सारा सब कुछ उन्होंने गांव के लिए किया है। और भारत का हृदय गांव है, टैगोर ने कहा, और गांव में कृषि का विकास बिना देश की उन्नति के नहीं हो सकता, इस गरीबी दूर नहीं हो सकती। उनका 100 वर्ष पहले का दिया गया है वक्तव्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार मैं आपको बहुत कुछ जानकारी मैंने एकत्र की थी यहाँ से वहाँ से, तो आपको उसकी जानकारी दी और आपने जो मुझे यहाँ बुलाया सबके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक कविता पढ़ना चाहता था और मुझे आदेश हुआ है कि शायद अभी समय की कमी है इसलिए, किंतु मैं जहाँ युवकों को देखता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, बेटियां नहीं, और बेटी नहीं होने का दुख मुझे जीवन भर सताता रहा है। जरा हट के नहीं करता, मगर आप थोड़ा सा सुनिए। बेटी नहीं होने का दुख मुझे जीवन भर सताता रहा। अब बहुएं आ गई 3, वो बेटियों की कमी पूरी हुई, पर वो नहीं, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। आज जो भ्रूण हत्या हो रही है बंधुओं, उसके विरोध में मैं अपनी लेखनी लेके खड़ा हुआ हूँ। मैंने किताब लिखी है बेटी बचाओ पर, जो मैं आपके सामने विस्तृत करूंगा। ये किताब बेटी बचाओ आज के युग की मांग है और ये बहुत गंभीर विषय है। अगर हमने इसको नहीं सोचा तो हमें बहुत बुरे परिणाम देखने मिलेंगे। आज हमारी युवा शक्ति यहाँ है, इसमें वो कविता नहीं, मैंने अभी परसों ही वो कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, तुम उसे सुनो और तुम जो काम कर सकते हो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? मैं तो अपनी लेखनी लेके जुटा हुआ हूँ कि ये भ्रूण हत्या बंद हो। अपने खून से सींचे हुई जिस कली को स्वयं मसल रहे हैं लोग, यानी मानवता कहाँ पहुंच गए। आप कविता सुनिएगा। कविता है माँ की गोद। नहीं सुना था युगों युगों से, कभी ना मैंने देखा था, और ऐसा भी हो सकता है क्या मैंने कभी ना सोचा था। तुमको भी विश्वास ना होगा, नैतिकता सब खत्म हुई और आज स्वार्थ की आंधी में सारी मानवता बिखर गई। तो सुनो हृदय पर पत्थर रख, आंखों में आंसू मत भरना। सुनो हृदय पर पत्थर रख, आंखों में आंसू मत भरना। विचलित हो मन तो होने दो, ठंडी आहें तो मत लेना। तो नीलाम हो गई माँ की गोदी, आज माँ की गोदी नीलाम हो गई। नीलाम हो गई माँ की गोदी, सीमाएं सब टूट गईं और ढोल बज उठे पाप कर्म के, नदियां खून से लाल हुई। तो बोली पर बोली लगती थी, एक और माँ बाप खड़े थे। बोली लगा रहे माँ बाप, एक और माँ बाप खड़े थे, दूसरी ओर खड़ा था मैं, अपनी झोली में कलम लिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपनी कलम से, भ्रूण हत्या बंद करो। माँ बाप खड़े हैं, बेटे चाहिए, बेटियों का वो कर रहे हैं, और इसी माँ की गोद को वो नीलाम हो गई। तो एक और माँ बाप खड़े हैं, दूसरी ओर खड़ा था मैं, अपनी झोली में कलम लिए। एक और दो तीन बोलकर खत्म हुई नीलामी सारी।
1, 2 और 3 बोलकर खत्म हुई नीलामी सारी, और जीत गए माँ बाप के बेटे, हार गई बिटिया मेरी। जीत गए माँ बाप के बेटे, हार गई बिटिया मेरी। तो मैं रोया, रोई बिटिया, रोए वे सब जो मानव थे, और हंसे वही जो हत्यारे थे, वे समाज के दानव थे। किंतु नहीं, रोने से अब अपना कोई ना काम बनेगा, लड़ना होगा हमको मिलकर, बैठे बैठे नहीं चलेगा। आवाहन करता हूं मैं, अब उठो देश के युवक सभी। आवाहन करता हूं मैं, अब उठो देश के युवक सभी, और बिगुल फूंक दो, ज्योति जगा दो, देर तनिक भी करो नहीं। तो समय आ गया जागो तुम, अब क्रांति हमें लानी होगी, और लोगों को समझाना होगा, बेटी हमें बचानी होगी। तो आओ अलग जगाएं हम सब, आओ अलग जगाएं हम सब, युवा शक्ति को साथ लिए। युवा शक्ति तो कर सकते हो, आगे आओ। तुम्हें बहन चाहिए, आज बहन नहीं है घरों में, लड़के तरस रहे हैं बहन के लिए। तो आओ अलग जगाएं हम सब, युवा शक्ति को साथ लिए, और भ्रूण हत्या बंद करो। मन में यह संकल्प लिए, भ्रूण हत्या बंद करो। और किताबें हैं तो ये मैं बांट रहा हूं, आप लोग फोटो कॉपी करा के आपस में ले लेना, जिनको उचित समझे आप। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपका 5 वर्ष का समय जो शांति निकेतन में बीता, और आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो अपने विचार रखे, उसका आरंभ आपने गुरु जी की कला विधा को, कि पारंपरिक कला और आधुनिक कला के रहस्य को की विवेचना की। मैं और भी सुंदरता की बड़ी अच्छी व्याख्या की, और युवाओं को कला की तरफ न जाके अपने वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करने के लिए भी प्रेरित किया। और अंत में आपने जो भ्रूण के विषय में जो बात कही, वो ये था, आपने युवाओं के लिए एक प्रेरक प्रसंग है, और निश्चित रूप से उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय डॉक्टर तोमर साहब से निवेदन करूँगा कि माननीय हरीश श्रीवास्तव जी का शॉल शीतल भेंट कर सम्मान करें। आपने अपने पूरे भाषण के दौरान पिकासो और आधुनिक कला के बारे में अपनी विचार व्यक्त किए। टैगोर जी की टूलिका के सृजन के रूप में आधुनिक कला का किस तरह से उत्थान हुआ। 70 वर्ष की उम्र में भी 10 से 12 घंटे अपनी लेखनी का उपयोग करने वाले गुरुदेव जी के सानिध्य में आपने अपना जीवन बिताया, और जबलपुर में विभिन्न स्थानों पर अपनी क्रियाशीलता और अपने